Hello guys, what's up? Welcome to my channel Life Sciences with SS. If you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Today's session is all about vectors, the cloning vectors, most specifically plasmid cloning vectors, what they are and how they worked. So let's proceed about definition. What the definition is, let's see. So vectors are carrier DNA molecule into which foreign DNA or gene of interest are spliced to make rDNA. ये rDNA is recombinant DNA. कोई भी एक कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें हम कोई दूसरे फॉरेन डीएनए और जीन इंसर्ट करके हमारा वेक्टर बनाते हैं, वही होता है वेक्टर, विच मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें काम आता है. देन अबाउट वेक्टर सिलेक्शन, हम किस तरह से वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं. एक जो वेक्टर होता है उसे हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. सो पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोनिंग. क्लोनिंग हम क्यों करते हैं और हमें कैसा टाइप का क्लोन चाहिए, इसी हिसाब से हम वेक्टर चूज करते हैं. देन ईज ऑफ वर्किंग, व्हाट दिस ईज ऑफ वर्किंग इज, means in that vector you can work easily, that give you more features than other vectors. And the knowledge about existing vector, कोई भी हम वेक्टर ले हमारी काम के लिए, तो हम पहले क्या देखते हैं, ये वेक्टर क्या है, कैसा काम करता है, कहाँ पे वो किस तरह का रिएक्ट करता है. ऑल द नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टिंग वेक्टर. देन सुइटेबिलिटी, कोई भी जगह हो वो सुइटेबल हो रहा है या नहीं, किस टेम्परेचर में उसे सुइटेबल कर रहा है. देन रिलायबिलिटी. And about the types of cloning vector, what are the types? सी क्लोनिंग वेक्टर, पहले देखते हैं हमारा ये क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, इसमें देख लेते हैं. क्लोनिंग वेक्टर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. वो कोई भी मतलब क्लोन कर रहा है, दिस इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर, दिस इज टाइप्स ऑफ वेक्टर ओनली. किस किस तरह के वेक्टर होते हैं हमारा ये दिखा रहा है. तो क्लोनिंग वेक्टर होते क्या है हमारा, जो एक कैरियर के हिसाब से काम करते हैं. कोई भी फॉरेन डीएनए हो उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्लोन करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोन करता है. फिर आता है हमारा ये एक्सप्रेशन वेक्टर. व्हाट दिस एक्सप्रेशन वेक्टर इज, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड क्लोनिंग वेक्टर. ये क्लोनिंग करता है, उसके साथ साथ क्या है, ये कोई डिजायर जीन के हो जो एक्सप्रेशन भी शो करता है. इन एडिशन टू क्लोनिंग, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर जीन इज द मेन टारगेट. एंड ये प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस बोथ प्रोड्यूस करता है, उसके पास बोथ होता है. एंड क्लोनिंग वेक्टर विद दिस सिग्नल्स इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन वेक्टर. देन क्या आता है हमारा सटल वेक्टर. what the subtle vector is, DNA vector that can grow in more than one host. ये प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं, पर जो भी हो, दिस ग्रोज इन मोर देन वन होस्ट. सो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा क्या आता है, एक क्लोनिंग वेक्टर, दूसरे एक्सप्रेशन वेक्टर एंड तीसरी शटल वेक्टर. देन आता है हमारा फीचर्स क्या होता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर के. सो क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, this unique restriction site for introduction of foreign DNA. And this is सिलेक्शन मार्कर. सिलेक्शन मार्कर क्या होता है, कोई भी होता है हमारा एंटीजन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सच एज लाइक योर सॉरी एंटी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, या फिर अदर कोई जेनेटिक सिलेक्शन मार्कर्स होता है, वो हमारा होता है सिलेक्शन मार्कर. वहीं से हमारा कट किया जाता है या फिर कोई इंसर्ट किया जाता है, वो होता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन मार्कर. एंड दैट इज फॉर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. देन क्या आता है हमारा, उसमें ओरी होना चाहिए. ओरी क्या है, रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से कोई रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज टू बी फंक्शनल इन टारगेट सेल. सिर्फ होना ये काफ़ी नहीं है, वो फंक्शनल होना चाहिए. देन क्या होता है, reporter gene to indicate successful transformation insertional, sorry this is, so reporter gene to indicate successful transformation. एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी होता है हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन प्रोटीन, एंड देन लास्ट इज अ प्रोमोटर एक्टिविटी. ये चार मतलब रिपोर्टर जिन जो कैसे हमारा रिपोर्टर जिन सक्सेसफुल होता है, तो ये चार को हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन प्रोटीन्स एंड प्रोमोटर एक्टिविटी. दिस इज बेसिकली ये गलत तरीके से अरेंज हो गया है.
इसका ये रिपोर्टर जीन जो है टू इंडिकेट सक्सेसफुल जो कैसा हमारा होता है, तो ये 4 उसकी पॉइंट्स है। देन इट शुड हैव प्रोमोटर अलोंग विथ रेगुलेटर कंट्रोल, प्रोमोटर के काम भी आ सकता है और रेगुलेटर कंट्रोल के भी काम भी आ सकता है। देन रेस्ट्रिक्शन साइट इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द प्रोमोटर, then DNA sequence for successful processing, stability of RNA, production of recombinant protein, then presence of multiple cloning sites, multiple cloning sites जहाँ पे हमारा clones बनते हैं, then self replicability and proper size, this should be a proper size, like this should be a small size for कोई भी हमारा जगह पे इंसर्ट कर दे तो काम हो सकता है। फिर क्या आता है हमारा सॉरी, क्लोनिंग वेक्टर्स के वेरियस टाइप्स होते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज प्लाज्मिड वेक्टर, देन बैक्टीरियोफेज वेक्टर, वायरस वेक्टर, देन इस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन इमोन थ्री फेज, ये सब बहुत सारे और भी होते हैं। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? द मोस्ट सुइटेबल क्लोनिंग वेक्टर्स। प्लाज्मिड एक्चुअली होता क्या है? ये एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो बेसिकली बैक्टीरिया या फिर लोअर रेस में पाए जाते हैं। So the most suitable cloning vectors, the plasmids are circular double-stranded. This DS is double-stranded DNA. The dsDNA molecules that are separate from cell chromosomal DNA. And these are extra chromosomal DNA, which I've said earlier. These are extra chromosomal DNA which occurs naturally in bacteria and lower eukaryotic cells. And ये कैसे exist करते हैं? Either they are in parasitic or symbiotic relationship with host cell. इसके बाद हम देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, इट शुड बी ऑफ स्मॉल, दैट इज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। स्मॉल होता है या फिर लो मॉलिकुलर वेट होता है तो हम उसे कहीं भी फिट कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, हम उसमें फिट कर सकते हैं। Then plasmids are small and are easier to handle and replicate faster and requires less energy for replication than larger ones. जब smaller होता है easy to handle होता है obviously, and छोटा होता है इसलिए replicate faster, मतलब वो बहुत जल्दी replicate कर सकते हैं खुद को, and this require less energy for replication than larger ones. Then the point is small plasmids are less susceptible to damage. कोई भी बड़ा हो, देखो तुम ऐसे कोई भी बड़ा चीज लो, कहीं से भी कोई डैमेज आ सकता है, पर कोई छोटा चीज हो उसे सावधानी से रखेंगे और उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटे जगह पे रहता है। एक ही छोटे जगह को तुम खुद ही सोच लो, कोई बड़े जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारे लिए आसान होगा, या फिर कोई छोटे जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारे लिए आसान होगा। So these plasmids are less susceptible to damage by shearing and are easier to purify than larger ones. And for small plasmids, there is a probability of getting more restriction sites that are unique. जो छोटे होते हैं उसमें बहुत सारे restriction sites पाए जाते हैं. And the DNA sequence is known with the availability of complete DNA sequence, then complete utilization is possible. And then high copy number of plasmid will produce large quantity of foreign DNA, and which will be useful in many applications. And obviously this rDNA technology have many applications in our day-to-day life also. So next is our unique restriction sites would be present for many enzymes. बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उसके लिए, हर एंजाइम्स के लिए यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। Then selectable markers should be present as frequently used plasmids contain ampicillin resistant gene और tetracycline resistant gene are selectable marker। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ये दोनों होते हैं हमारा selectable marker। कोई भी हमारा क्लोनिंग वेक्टर बन रहा हो या फिर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट किया हो, जब रेप्लिकेट होते हैं हम उसे किस तरह से पहचानते हैं? कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर हमें चाहिए, तो ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये होता है selectable marker. Then the presence of any of these markers enable the bacterial cell to grow in the presence of ampicillin or tetracycline when it contains the plasmid. कोई भी मार्कर्स प्रेजेंट हो, मतलब बैक्टीरिया में एक्चुअली ये प्लाज्मिड वेक्टर जो है तो ये बैक्टीरिया सेल में पाए जाते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दिस मार्कर्स इनेबल द बैक्टीरियल सेल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ either ampicillin you can say or tetracycline resistant gene. And in the absence of plasmid, the bacterial cells should be sensitive to these antibodies. अगर ये नहीं होता है तो bacterial cell obviously sensitive हो जाएगा to these antibodies and thus enabling suitable detection of these plasmids. See, अगर कोई भी जीन हमारा किसी भी मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कैसे बनता है? अगर उसमें एम्पिसिलिन होता है ना, अगर उसमें नहीं होता है तो क्या हो जाता है? वो मतलब ज़्यादा एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है।
अगर कोई बैक्टीरियल सेल में एम्पिसिलिन होता है तो वो एंटीबॉडी आके इसमें बाइंड कर देता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंट करता है, उसे अपने अंदर से बाइंड करने नहीं देता है, वो आता है बाइंड करने पर ये बाइंड करने नहीं देता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड क्या होता है, ये जो होता है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स, द बैक्टीरिया शुड बी सेंसिटिव टू दिस एंटीबॉडीज, and the second selectable gene should be present which is disrupted upon insertion of foreign DNA। कोई भी foreign DNA insert होता है तो वो selectable genes जो होता है वो disrupt हो जाता है, and this helps in indication of foreign DNA। जो foreign DNA होता है ये कैसे पहचाना जाता है, ये selectable marker कहीं पे active होता है, वो कैसे react करता है वो हम identify कर सकते हैं कौन सा foreign DNA है और कौन सा क्या है। And suppose a plasmid vector contains two antibiotic resistant markers, here it is the example given, suppose the plasmid contain two antibiotic resistant marker A and B, and if the foreign DNA is inserted in such a way that gene B is disrupted but not gene A, then the bacterial host containing recombinant DNA, वो क्या होता है हमारा plasmid vector with foreign DNA attached, that will be sensitive to B only but resistant to A, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है द जीन बी इज डिस्टर्प्टेड बट नॉट जीन ए, यहाँ पे जो जीन बी होता है वो डिस्टर्ब हो गया है पर जो हमारा जीन ए है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। सो क्या होगा, दैट विल बी सेंसिटिव टू बी, क्योंकि हमारा बी डिस्टर्ब ऑलरेडी हो गया है, बी और नहीं है। सो ये क्या हो सकता है, बी को सेंसिटिव हो सकता है पर रेजिस्टेंस टू ए, क्यों, जीन ए को तो हम कुछ भी नहीं किए थे, जीन ए तो डिस्टर्ब नहीं हुआ था, जीन ए था वहीं पे। So this will be resistant to A and whereas it will be sensitive to B. Then the bacterial host containing a vector only will be resistant to both A and B। जो bacterial host होता है containing the vector only, that will be resistant to both B and A। फिर यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द मार्कर। जो मार्कर होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होता है, इधर यू कैन से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या फिर टेट्रासाइक्लिन या फिर बहुत सारे, सिर्फ ये दो ही नहीं होता है, बहुत सारे हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। तो उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होना चाहिए जो जो मतलब जहाँ पे वो क्लोनिंग बनता है। फिर ये जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर होता है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, इसका एडवांटेजेस क्या है, इतने तो हम यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, कोई तो एडवांटेजेस होगा इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल, दिस इज स्मॉल एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सी हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो बहुत जगह में वो फिट हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होने में क्या प्रॉब्लम होता है, इधर सिर्फ प्रोकैरियोटिक में हम कर सकते हैं, कोई भी हमारा मेडिसिन भी हो हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से भी बनाते हैं। So this is the advantage and these are extra chromosomal। ये बैक्टीरिया के कोई अंदर की क्रोमोसोम से हम नहीं ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, बिकॉज प्लाज्मिड्स आर इटसेल्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक कैरेक्टर्स। इसमें बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारा क्लोनिंग में हेल्प करते हैं, जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथोडोलॉजी जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ये मेटल रेजिस्टेंस होते हैं। देन इट ऑल्सो हैव एंजाइमिक एंड और प्रोटीन मार्कर्स, जो प्रोटीन मार्कर्स या फिर एंजाइम मार्कर्स होते हैं या फिर कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। देन आता है हमारा PVR 322 and this was the one first versatile plasmid vectors developed. This PVR 322, the name is given from this P is for plasmid, BR is for Bolivar and Rodriguez, the two scientists constructed in 1970, and this 322 is the numerical specific to scientist। ये जो मतलब P होता है ये प्लाज्मिड के नेम पर आता है। देन BR जो होता है तो साइंटिस्ट है बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, ये टू साइंटिस्ट है जो 1970 में इसे बनाए थे। एंड 322 इट इज़ द न्यूमेरिकल स्पेसिफिक टू साइंटिस्ट। कोई भी हम बनाते हैं, कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से नंबर रखते हैं, कोई भी अगर पहले बनाता है तो वो 1 2 लाइक दिस नंबर्स आर सेट एंड दिस इज द एंसेस्टर ऑफ मेनी कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर्स यूज्ड इन द बायोकेमिस्ट्री लैब। पहले पहले जो बना था क्लोनिंग वेक्टर हमारा बना था तो ये मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर है ये दिस PVR 322। and what is the properties, it is widely used in cloning for its unique features and derived from E. coli from plasmid called E1। ये जो E. coli के है
ये ई कोलाई PVR 322 इज डिराइव फ्रॉम ई कोलाई एंड उसका प्लाज्मिड जो है उसका नाम दिए थे कॉल E1 and there are total 4,362 base pair constructed from plasmids of E. coli. This number of base pairs 4362 4,362 base pairs, and it has origin of replication. This is origin of replication. It has origin of replication derived from naturally occurring plasmids, that is called E1, and therefore replication is faster than bacteria. And इसमें एक जीन होता है रोप जीन that helps to regulate the number of copies of plasmid. This is plasmid DNA. And जो एक रोप जीन जो होता है that helps to regulate the number of copies of plasmid DNA. It was constructed by listen here, if you want the notes you can comment me. I will rectify this. ये सब सही करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल में, मेरी एक चैनल है उसमें आपको नोट्स दे सकती हूँ. So then it was constructed by using both classical genetic techniques and recombinant DNA technology. जो हमारा recombinant DNA technology क्या होता है ना, वो कोई भी दूसरे बाहर से जितना भी जीन लाओ, 2 3 4 5 जीन लाओ और मिला के एक जीन करके उसको कुछ प्रोड्यूस करना है, उसको सिर्फ कुछ एक्सट्रैक्शन या फिर कुछ करने के लिए जब यूज होता है उसे recombinant DNA technology कहते हैं. Then क्या आता है हमारा, the vectors contain 2 selectable markers, again this ampicillin resistant gene taken from RSF2124 and tetracycline resistant gene from PSC101 plasmid. See, you have to memorize this number. These are very मतलब बहुत चाहिए होता है ये नंबर सारे, और ये कुछ गलत कर दी तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है. And it contains single site over 40 restriction enzyme of, जितने छोटे होते हैं ना वो दिखते छोटे हैं पर इसमें 40 restriction enzyme of which 11 are in tetracycline resistant, that is TER-R gene, and 6 in ampicillin resistant gene, that is AMP-R, AMP to the power R. This should be written like this: ampicillin resistant gene. And cloning with any of the enzyme present in TER-R or AMP-R gene will be, this is tetracycline resistant gene and ampicillin resistant gene, will be result in insertional inactivation of either marker, while cloning in other unique sites will not permit easy selection of recombinants as neither of the above genes will be inactivated. कोई भी हमारा जीन यहाँ पे inactivate नहीं होगा. इधर क्या होता है, this resistant जो एंजाइम, जिस एंजाइम में ये दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं, that is TER and this is tetracycline and ampicillin resistant gene, ये हमारा क्या करता है, जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है वो इधर कोई भी हमारा मार्कर का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देता है. So this is the end of the session. So if you like this video and if you find this video profitable, कोई भी इससे आपका अगर मतलब कोई कुछ समझ रहे हैं या फिर कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. And please like this video and subscribe my channel, and if you find this profitable then please share with your friends. Thank you.